स्टूडेंट वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं सरन गोस्वामी। आज का ये वीडियो अगर आप क्लास 10th में हो तो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग जो क्लास 10th का चैप्टर नंबर 10 कंप्लीट करने वाले हैं, विद्युत इलेक्ट्रिसिटी। स्टूडेंट इससे पहले अगर आप लोग चैप्टर नंबर 1 से चैप्टर नंबर 9 तक नहीं देखा हो तो उन सब वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप लोग कमेंट बॉक्स में जाकर आप लोग लिंक पा सकते हो। उस पर आप लोग क्लिक करोगे, आप हमारे पूरा लेसन का प्लेलिस्ट है वो मिल जाएगा। और अगर कमेंट बॉक्स में जाओगे तो प्लेलिस्ट मिलेगा, अगर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो एक एक लेसन का लिंक मिल जाएगा चैप्टर 1 से 9 तक। वहां क्लिक करो जो आपको लेसन ना पता हो और आप उस लेसन पर पहुंच जाओगे। आप उस सब लेसन को देखो, क्योंकि मैं आप लोगों को ऐसा पढ़ाता हूं कि बेसिक से हाइट तक ले जाता हूं। ठीक है, आपको मतलब पूरा बेसिक से हाइट तक पता चल जाएगा। अगर देखोगे तो एक भी टॉपिक ऐसा नहीं है कि आप बोर्ड एग्जाम में ना समझ पाओ। अगर आप देख कर जाओ, मेरा जो पढ़ा रहा हूं चैप्टर नंबर 10 हूं, चैप्टर नंबर 11 12 सब जल्द आ जाएगा। लेकिन आप लोग हमारा वीडियो देखोगे तो आपको जीरो से हाई तक उस लेसन का पूरा जानकारी हो जाएगा। ठीक है, और इस वीडियो को आपको लाइक करना है, केवल 5000 लाइक तक आप लोग प्लीज लाइक कर दिया करो स्टूडेंट। ठीक है, आप लोगों का एक लाइक हमें बहुत ही ज्यादा मोटिवेट करता है। एक लाइक आ जाता है वीडियो में तो हमें बहुत ही ज्यादा मोटिवेट मिलता है। ठीक है, तो एक लाइक आप लोग जरूर करो। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। पहला है विद्युत आवेश। देखो स्टूडेंट, इसका पहला टॉपिक ही है विद्युत आवेश। ठीक है, तो विद्युत आवेश क्या होता है ये पहले समझो। विद्युत आवेश क्या होता है, देखो इसको मैंने ऑलरेडी भी पढ़ाया है, लेकिन अगर आप लोग नहीं देखे हो तो देखो विद्युत आवेश होता क्या है। देखो आवेश, आवेश का अर्थ होता है कि किसी चीज को आकर्षित या प्रत्याकर्षित करना। ठीक है, कोई चीज है, जैसे देखो किसी वस्तु का वह गुण, कोई वस्तु है उसका वह गुण जिसके कारण एक वस्तु दूसरे वस्तु को आकर्षित करे या प्रत्याकर्षित करे, कुछ ना कुछ करे, मतलब आकर्षित करे या प्रत्याकर्षित करे। अगर आप प्रैक्टिकल करना चाहते हो तो क्या करोगे, देखो अपने बालों में अपने पेन को रगड़ो और छोटे छोटे तिनका जो है ना इसके कागज के, उसे ऐसे लाओगे ऐसे तो वो चिपकने लगता है। लेकिन जब आप लोग इसमें रगड़ोगे तब, ठीक है, वैसे नहीं। ठीक है, और ये आपको पता चला कि किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण एक वस्तु दूसरे वस्तु को आकर्षित या प्रत्याकर्षित करता है। अब आपको पता है अगर समान चार्ज होंगे प्लस प्लस तो प्रत्याकर्षित करेंगे, लेकिन अगर विपरीत चार्ज है प्लस माइनस माइनस प्लस तो वो आकर्षित करेंगे। अगर आपका समान चार्ज है, जैसे प्लस है माइनस है तो वो प्रत्याकर्षित करेगा। ठीक है, अब समझो, देखो ये जो होता है Q, इसे Q से प्रदर्शित करते हैं तो ये जो होता है Q बराबर I इंटू टी होता है। ठीक है, Q बराबर I इंटू टी, ये इसका फार्मूला होता है, Q बराबर I इंटू टी। अब देखो इसका अगर मैं मात्रक पूछूं Q का, यानी कि आवेश का मात्रक, तो क्या बताओगे। नंबर 1 मात्रक है, I का मात्रक क्या होता है, एम्पियर। अभी आगे बताऊंगा। ठीक है, जो कि विद्युत धारा है, एम्पियर। ठीक है, एंड इसका क्या होता है, एम्पियर सेकंड। ये इसका मात्रक होता है। इसे आप लोग शॉर्ट में कह सकते हो, इसी मात्रक को क्या कह सकते हो, कूलाम। यानी कि विद्युत आवेश का मात्रक कूलाम होता है, ये आप लोग कह सकते हो। ठीक है, अब याद आया कूलाम, तो ये कूलाम आपका शॉर्टकट भाषा है, आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। विद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको सीधा बता देना है, कूलाम होता है। ठीक है, अब देखो अगर मैं इसकी विमा की बात करूं, किसकी विमा, इसकी क्या होती है, आप लोगों ने क्लास 11th में पढ़ा होगा, MLT की रूप में होती है। तो यहां देखो ये सब तो है नहीं, यहां आई की क्या होती है, आई यानी कि धारा का ए होता है, एम्पियर। ठीक है, और इसका टी होता है, लेकिन ये याद रखना ये हमेशा बड़े ब्रैकेट में लिखा जाता है। इसकी विमा 80 होती है। अगर मैं इसकी राशि पूछूं, राशि कौन सी राशि है, तो आप लोग क्या बताओगे, बता दोगे यार क्या है, इसमें कोई दिशा का काम थोड़ा नहीं, इधर छोड़ो उधर भागेगा, इधर छोड़ो उधर, मतलब विद्युत आवेश है ना। ठीक है, तो ये आपकी अदिश राशि है, इसमें दिशा का काम नहीं है, जहां आप विद्युत उत्पन्न करो वहीं मतलब उत्पन्न हो जाएगा। तो ये आपका अदिश राशि है, अदिश राशि है। ठीक है, अब इसकी अगर प्रकार कोई पूछे, विद्युत आवेश के प्रकार अगर प्रकार पूछे तो आप 2 प्रकार बताइएगा। एक होता है धनावेश, ठीक है, और सेकंड होता है ऋण आवेश। ये 2 प्रकार के होते हैं, एक तो धनावेश, एक होते हैं ऋण आवेश। ठीक है, धनावेश और ऋण आवेश। ठीक है, अब देखो ये समझ लेना,
धनावेश ऋणावेश, ठीक है, ये इसके प्रकार होते हैं। और अगर आकर्षित प्रतिकर्षित की बात करें, अगर प्लस प्लस दोनों चार्ज होंगे, ये धन धन दोनों धन धन होंगे तो ये आपके रिपल्सन करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे, रिपल्सन, ठीक है। अगर माइनस प्लस होंगे तो अट्रैक्शन करेंगे, यानी कि सॉरी, अगर माइनस माइनस है तो भी रिपल्सन करेंगे, अगर प्लस माइनस है तो अट्रैक्शन यानी कि आकर्षण करेंगे, अगर माइनस प्लस है तो ये क्या करेंगे, ये माइनस है ये प्लस है, ठीक है, तो आकर्षित करेंगे। मतलब यही है कि समान चार्ज वाले प्रतिकर्षित करते हैं और विपरीत चार्ज वाले आकर्षित करते हैं, ठीक है। तो ये था विद्युत आवेश। विद्युत आवेश के बारे में सब कुछ समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखो अगला टॉपिक है क्या, विद्युत धारा। देखो अभी हम लोगों ने पढ़ा विद्युत आवेश, अब हम लोग पढ़ेंगे विद्युत धारा। देखो विद्युत धारा क्या होता है, देखो विद्युत धारा का अर्थ होता है कि विद्युत आवेश की गति, जो विद्युत आवेश होता है, विद्युत आवेश की गति की अवस्था, मतलब जो विद्युत आवेश होता है उसकी गति करने की अवस्था को ही विद्युत धारा कहते हैं, ठीक है। अभी आपको और भी परिभाषा मिलेंगे, ठीक है। यहाँ जो विद्युत आवेश की गति करने की अवस्था को ही विद्युत धारा कहते हैं। जो अगर विद्युत धारा जिस अवस्था में गति करेगा वही उसका विद्युत धारा होगा, सॉरी विद्युत आवेश जिस अवस्था में गति करेगा, आवेश होगा तभी करंट उत्पन्न होगा, ये जानिए, ठीक है। तो विद्युत आवेश की गति की अवस्था को ही विद्युत धारा कहते हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया विद्युत धारा। अब देखो ये आपको चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, बोर्ड एग्जाम में इससे क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। तो आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है, ऐसा इंपॉर्टेंट लेसन है ये कि आपको वीडियो को लास्ट तक देखना, हर एक टॉपिक समझना है, ठीक है। अब देखो ये जो होता है विद्युत धारा जो होता है वही आपका है, जैसे मैंने बताया Q बराबर I/T। अब I को इधर कर लो और Q/T को इधर कर लो, ये होता है इसका, ये Q बराबर I/T हो जाता है। जैसे विद्युत आवेश का फार्मूला है ना, वही को मैंने यहाँ यूज किया है, ठीक है। ये यहां तक समझ में आया। अब देखो इसका, देखो अगर मैं मात्रक की बात करूं तो क्या होगा बताओ, क्यू का मात्रक क्या होता है, कूलाम प्रति सेकंड। कूलाम प्रति सेकंड जो होगा वो किसका मात्रक होगा, कूलाम प्रति सेकंड। बताओ ये होगा स्टूडेंट धारा का मात्रक। लेकिन जो आपका, इससे आप लोग कह सकते हो एम्पियर, ये आपकी बोर्ड एग्जाम में लगभग बहुत बार पूछा गया है कि धारा का मात्रक ऑप्शन आपको एम्पियर ही देता है, छोटा होता है एम्पियर, कूलाम यही कुल दे देगा और आपको टिक लगाना होगा, तो आप एम्पियर पे लगा दीजिएगा, ठीक है। ये आपका बिल्कुल सही आंसर है, धारा का मात्रक एम्पियर। इसे आई से डिनोट करा जाता है, आई से, ठीक है, ये तो आप ऊपर है आई से। अब देखो अगर इसकी राशि की बात किया जाए, राशि, तो ये आपका अदिश राशि है, अदिश राशि है, ठीक है। ये आपका एक अदिश राशि है। अब इस पर हम लोग लास्ट में न्यूमेरिकल्स भी लगाएंगे, ठीक है, न्यूमेरिकल भी आप लोग लगाओगे, थोड़ा भी चिंता मत करो, लास्ट में मैं कम से कम 5-6 न्यूमेरिकल लगवा दूंगा, अच्छे न्यूमेरिकल जो कि हार्ड हैं, ठीक है। तो ये आपके विद्युत धारा हो गए, विद्युत धारा समझ में आ गया, तो आप लोग इसे नोट भी कर लिया करो, नोट कर लोगे तो अच्छा रहेगा, आपको बोर्ड एग्जाम में लिखने में हार्ड नहीं लगेगा, नोट बना लोगे तो, ठीक है। एक न्यूमेरिकल आपके सामने आया है, ठीक है, न्यूमेरिकल को देखो और बताओ। देखो स्टूडेंट, बहुत सारे बच्चे इसको गलत करेंगे, क्या गलत करेंगे वो मैं बताऊंगा अभी, लेकिन बहुत सारे बच्चे सही भी करेंगे। क्या सही करेंगे अभी बताऊंगा, ठीक है। आंसर आप लोग पहले कर लो, फिर आंसर में मिलाऊंगा, ठीक है। पहले आप लोग एक बार कर लो, अपने कॉपी में एक बार कर लो, ठीक है, फिर आंसर मैं बताऊंगा, ठीक है। और मैं आप लोगों को फिर आपको, ये आप लोग कर लिए होंगे क्योंकि इसका आप लोग जानते हो अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, अभी मैंने बताया है, Q बराबर I/T, Q बराबर I/T, ठीक है, ये तो अभी मैंने बताया है, ठीक है। ये आपको फार्मूला लगाना है। अब देखो हमें क्या क्या दिया हुआ है, देखो स्टूडेंट अभी तो मैंने ये लिख दिया है, लेकिन आप ऊपर लिख दीजिएगा क्या क्या आपको दिया हुआ है। देखो यहाँ धारा दी हुई है I बराबर 0.5 एम्पियर, ठीक है, और आपका T दिया हुआ है, समय बराबर 10 मिनट। आप लोगों ने लगा लिया हो तो अपनी कॉपी में, ठीक है, लगा लिए हो तो पेन को नीचे रख दो और देखो आपने क्या गलत किया है, ठीक है, इतना दिया हुआ है। अब देखो, अब आप लोग किए क्या होंगे, बहुत सारे बच्चे यहाँ I का मान और T का मान रखकर वो गुणा कर दिए, तो ये स्टूडेंट गलत है। देखो आपको करना क्या है,
जो आपका मिनट है, मिनट उसे आपको सेकंड में बदलना है। जो जो बच्चे सही किए हो कमेंट करना, ठीक है। उसे आपको मिनट को सेकंड में बदलना है, यानी कि आपका 10 मिनट है और इसमें सेकंड कितने होते हैं एक मिनट में 60, तो बराबर 600 सेकंड हो जाएगा। 600 सेकंड हो जाएगा, ठीक है, 600 सेकंड हो जाएगा। अब देखो ये आपका 600 सेकंड हो जाएगा। अब यहां मान रखो क्यू का मान हमें ज्ञात करना है। यहां आई कितना दिया हुआ है, आई 0.5, इससे मैं 1/2 भी लिख सकता हूं, ठीक है। अब इसका जब गुणा होगा तो ये 1/2 हो जाएगा और ये 600, तो 600 को 1/2 से काटोगे तो ये आएगा 300 कूलाम। 300 कूलाम ये आपका आंसर है, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चे सही भी लगाए होंगे क्योंकि आप लोग अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे, ठीक है। तो ये आपका 300 कूलाम एक राइट आंसर आ गया, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों का सही होगा। अभी मैं छोटा क्वेश्चन इसलिए लगा रहा हूं कि आप लोग छोटे से ही बड़े पर पहुंचोगे, डायरेक्ट बड़े पर मत आओ, छोटा छोटा लगाओ फिर बड़ा आप खुद लगाने लगोगे स्टूडेंट, ठीक है। तो यहां अभी हम लोगों ने ज्ञात किया एक छोटा सा क्वेश्चन, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट हमारा अगला टॉपिक है विद्युत विभव। तो ये हमारा टॉपिक है विद्युत विभव, ठीक है। हम लोग अब विद्युत विभव के बारे में पढ़ने वाले हैं। देखो विद्युत विभव विभवांतर दोनों को समझेंगे। एक तो होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और एक होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, दोनों को समझेंगे। बहुत ही इजी है, एक बार में समझ जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन आप लोग वीडियो को लाइक करते रहिए, जल्द जल्द लाइक करके 5000 लाइक तक पहुंचा दीजिए, ठीक है। क्योंकि मैं आप लोगों को ऐसा पढ़ाने वाला हूं कि ये लेसन आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, ठीक है स्टूडेंट। तो देखो अब हम लोग पढ़ेंगे विद्युत विभव। देखो विद्युत विभव होता क्या है पहले ये समझो, ठीक है। देखो मतलब एकांक धन परीक्षण आवेश है। एकांक धन परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य वैद्युत विभव कहलाता है। एक धन परीक्षण आवेश है, अनंत से कहीं बिंदु वैद्युत क्षेत्र ए तक लाया गया, मतलब ये वैद्युत क्षेत्र है, यहां तक कोई अनंत से धन परीक्षण आवेश, एकांक धन परीक्षण आवेश को अनंत से कहां वैद्युत क्षेत्र में लाया जाए। अब यहां एक टॉपिक आता है क्या, वैद्युत क्षेत्र क्या होता है। वैद्युत क्षेत्र क्या होता है बताओ। किसी बिंदु आवेश, समझो वैद्युत क्षेत्र समझ लो, किसी बिंदु आवेश, जैसे समझो यहां मैं आप लोगों को समझाता हूं, ये किसी बिंदु आवेश क्यों के चारों तरफ का वह क्षेत्र जहां से किसी वस्तु को आकर्षित या प्रतिकर्षित किया जा सके, जैसे इसका इतना ही क्षेत्र होगा तो यहां कोई वस्तु रखोगे प्लस चार्ज और ये प्लस चार्ज होगा तो इसे प्रतिकर्षित करेगा, अगर ये माइनस चार्ज होगा, ये प्लस चार्ज है तो आकर्षित करेगा। अगर आप यहां कोई चार्ज रख दो तो इसमें कोई डिफरेंस नहीं होगा क्योंकि इसका वैद्युत क्षेत्र जो है उसका मतलब कैपेसिटी जो है वैद्युत क्षेत्र यहीं तक है। अगर एक माइनस चार्ज है उसे यहां तक कर लो और यहां कोई प्लस चार्ज रखो तो ये इसे आकर्षित करेगा, अगर यहां कोई रख दो कुछ नहीं होगा क्योंकि ये इससे कुछ नहीं करेगा क्योंकि इस क्षेत्र के बाहर है। कोई आपका, देखो मैं यही समझाना चाहता हूं, आप उसका वैद्युत क्षेत्र किसी का इतना हो तो मतलब जितना वैद्युत क्षेत्र होगा वहीं से किसी वस्तु को आकर्षित या प्रतिकर्षित कर पाएगा, उससे बाहर कुछ कर नहीं पाएगा स्टूडेंट, ठीक है। वही होता है वैद्युत क्षेत्र। तो अभी न्यूमेरिकल्स भी लगवाऊंगा इस पर, लेकिन पहले यहां समझ लो। देखो कि एकांक धन परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य वैद्युत विभव कहलाता है। देखो वैद्युत विभव को V से प्रदर्शित करा जाता है, ठीक है, V से। देखो इसको V से प्रदर्शित करते हैं। चलो मैं यहां लिख देता हूं एक टॉपिक और एक छोटा सा, विद्युत विभव को V से प्रदर्शित करती हैं, इसे V से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो कुछ स्टूडेंट हर एक टॉपिक समझिएगा, ठीक है। विद्युत विभव को V से प्रदर्शित करते हैं। अब V बराबर क्या होता है, देखो समझो, V बराबर मैंने कहा है क्या क्या, देखो मैंने दो बातें कही हैं, सब परिभाषा में ही है। एकांक धन परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र तक लाने में किया गया कार्य को W से लिखते हैं, ठीक है, W से।
तो कार्य अपान एकांक धन परीक्षण आवेश यानी कि क्यू नॉट, ठीक है, या क्यू जीरो, कुछ भी कह सकते हो। तो यही होता है आपका वैद्युत या विद्युत विभव। V बराबर जो कार्य होता है, इसमें कार्य की बात भी की गई है, और एकांक धन परीक्षण आवेश यानी कि क्यू नॉट का। तो ये होता है क्या, विद्युत विभव। देखो यहाँ आपको एकांक धन परीक्षण आवेश एक लेना है, और एक आपको क्या लेना है, ये कार्य जो है, तो कार्य बटा क्यू नॉट। अब यहाँ से एक डिफिनेशन और बना सकते हो, धन परीक्षण आवेश तथा कार्य W का अनुपात वैद्युत विभव के बराबर होता है, ठीक है। हर एक में ये आप बना सकते हो Q बराबर, जैसे मैंने आवेश बताया था, Q बराबर I इंटू टी। तो यहाँ आप लोग कह सकते थे धारा I तथा समय T का गुणनफल जो होता है वो आवेश के बराबर होता है। मतलब ऐसा आप लोग परिभाषा बना सकते हो हर एक चीज का, ठीक है। आपका वो अनुपात हो, भाग में हो तो अनुपात लिखो, और गुणा में हो तो गुणनफल लिखो, ठीक है, ऐसे आप बना सकते हो। तो यहाँ आपको पहले समझ में आया, एकांक धन परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत छात्र में किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य वैद्युत विभव कहलाता है, जिससे विद्युत विभव को हम लोग V से डिनोट करते हैं, ठीक है। अगला टॉपिक अभी यहाँ हम लोग और देखेंगे। देखो यहाँ जो कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल, और आवेश का कूलाम, जूल प्रति कूलाम, ये V का मात्रक यानी कि विभव का मात्रक होता है। जो आपके बोर्ड एग्जाम में ज्यादा पूछा जाता है वो है वोल्ट, इसका मात्रक वोल्ट भी होता है, ठीक है। किसका, जो आपका विद्युत विभव है, विद्युत विभव, उसका मात्रक क्या क्या होता है, एक तो होता है जूल प्रति कूलाम और एक होता है वोल्ट, दो चीजें होती हैं, लेकिन बोर्ड एग्जाम में ज्यादा पूछा जाता है वोल्ट। ऑप्शन देगा कि विद्युत विभव का मात्रक क्या होता है या विद्युत विभवांतर का मात्रक क्या होता है, ठीक है। तो आपको बताना है वोल्ट, ठीक है। तो ये होता है आपका विद्युत विभव। अब आपको यहाँ से फार्मूला डेफिनेशन आपको समझ में आया, और यहाँ से आपको क्या समझ में आया, इसका मात्रक। तो इतना ही आपको लिखना है कि विद्युत विभव के अंतर्गत। अब हम लोग देखेंगे विद्युत विभवांतर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। नाम क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि विद्युत विभवांतर, विभव का अंतर, संध विच्छेद करो, विभव धन अंतर यानी कि विभवांतर। तो विभव का जो अंतर होता है, विभव का जो अंतर होता है वही विभवांतर कहलाता है। समझ में आया, विभव का अंतर ही विभवांतर कहलाता है, लेकिन इस हिसाब से मैं नहीं बताऊंगा, दूसरे तरीके से बताने वाला हूं, ठीक है। ये तो एक छोटा सा डिफिनेशन था। तो विभवांतर, ठीक है। देखो अब हम लोग समझेंगे विभवांतर। देखो स्टूडेंट, जैसे एकांक धन परीक्षण आवेश, जैसे एकांक धन परीक्षण आवेश की उसमें भी बात की गई थी, इसमें भी बात की गई है। देखो बिल्कुल सेम डिफिनेशन है, लेकिन चेंजेस क्या है समझो, अभी इसी में समझ जाओगे। आप लोग वैद्युत विभव पढ़ लिए, विद्युत विभवांतर पढ़ रहे हो। तो एकांक धन परीक्षण आवेश को बिंदु A से बिंदु V के बीच किया गया कार्य, मतलब इसे बिंदु A से बिंदु V तक ले गया, तो इसमें जो किया गया कार्य होगा वो विद्युत विभवांतर होगा। लेकिन वैद्युत विभव में यही अंतर था कि एकांक धन परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में लाया जाता था किसी बिंदु तक, लेकिन इसमें एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाया जा रहा है। अब आपको एक चित्र के माध्यम से मैं आप लोगों को समझाता हूं, एक छोटा सा चित्र है, उसके माध्यम से समझ लो। जैसे स्टूडेंट यहां आप लोग समझ लो वैद्युत क्षेत्र है, यहां मैं कुछ इस टाइप से बनाता हूं, ठीक है। और अभी आप लोग समझ जाओगे, इसमें जो भी कंफ्यूजन होगा जिस बच्चों को भी उसको तुरंत ही समझ जाएगा, ठीक है। लेकिन ये समझो विद्युत क्षेत्र है, ठीक है। कोई विद्युत क्षेत्र है और यहाँ एक बिंदु है, यहाँ दूसरा बिंदु है, ठीक है। एक बिंदु यहाँ है और दूसरा बिंदु यहाँ है, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ कोई बिंदु A है, यहाँ कोई बिंदु V है, और इस पे विभव V1 है और इस पर विभव V2 है। अब इन विभवों का अंतर, इनमें से ये घटा दो, किया गया कार्य निकल जाएगा। एक विभव में से दूसरा विभव घटा लो, किया गया कार्य निकल जाएगा, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट वही है जो मैं आप लोगों को बताता हूं, ठीक है। V1 माइनस V2 बराबर W/Q नॉट, ठीक है। सेम वही प्रोसेस है, लेकिन थोड़ा सा आपको करना क्या है, यहाँ V1 में से V2 घटाना है, बराबर W/Q नॉट, W/Q नॉट, ठीक है स्टूडेंट।
तो ये होता है इसका फार्मूला। इसका भी मात्रक वोल्ट ही होगा, क्योंकि ये भी वी है तो इसका भी मात्रक वोल्ट ही होगा। ठीक है स्टूडेंट, वोल्ट, इसका भी मात्रक वोल्ट ही होगा। तो यहां से आपको वैद्युत विभवांतर, वैद्युत विभव दोनों समझ में आ गए होंगे, क्योंकि इतना आसान है कि आपको तुरंत ही समझ में आ गए होंगे। तो ये था हमारा छोटा सा टॉपिक, वैद्युत विभव, विभवांतर। अब हमारा अगला टॉपिक जो होगा वो विद्युत प्रतिरोध तथा विशिष्ट प्रतिरोध। विद्युत प्रतिरोध तथा विशिष्ट प्रतिरोध के बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम जिसका नाम है ओम का नियम देखेंगे, जो कि आपकी बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहना। उसके बाद इतना महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे कि जो बोर्ड एग्जाम में बार बार आया है, श्रेणी क्रम समांतर क्रम, जो कि बार बार बोर्ड एग्जाम में लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक है, तो यार वीडियो को लास्ट तक देखा करो। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दिया करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दिया करो। ठीक है, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इतना मेहनत करता हूं और देखते हो अभी तबीयत खराब है, लेकिन मैं आप लोगों के लिए इतना बड़ा वीडियो बना रहा हूं। ठीक है, क्या है, अपने बच्चों, अपने स्टूडेंट को पढ़ाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, 90% लाने के लिए, उनके माँ बाप का नाम रोशन करने के लिए मैं ये पढ़ा रहा हूं। ठीक है, तो अगर आपको मतलब अच्छा लगा करे तो वीडियो को लाइक कर दिया करो स्टूडेंट। अब इससे ज्यादा मैं कुछ कर नहीं सकता और इससे ज्यादा आप लोग कुछ नहीं कर सकते। वीडियो को लाइक कर दिया करो, वीडियो को शेयर कर दिया करो, चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लो। अब एक टॉपिक आता है विद्युत प्रतिरोध। अगर विद्युत प्रतिरोध समझ गए तो समझ लो ओम का नियम समझ गए, जाओ, गारंटी है, ओम का नियम समझ गए। लेकिन विद्युत प्रतिरोध को समझने के बाद, और विद्युत प्रतिरोध को समझ गए, विशिष्ट प्रतिरोध समझ लो, कुछ समझ गए 50%, फुल नहीं। ठीक है, फुल नहीं समझे तो यहां मैं आप लोगों को बताता हूं। ठीक है, अब इस पर मैं न्यूमेरिकल्स भी लगाऊंगा ओम के नियम पर। ठीक है, और सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल श्रेणी क्रम तथा समांतर क्रम में ही आते हैं, ये 100% मेरी गारंटी है। श्रेणी क्रम तथा समांतर क्रम से ही ज्यादा न्यूमेरिकल आते हैं। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहना, क्योंकि वो मैं आप लोगों को थोड़ा लास्ट में बताने वाला हूं, क्योंकि छोटा टॉपिक है, मतलब बड़ा टॉपिक है, लेकिन आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। देखो यहां आपका जो होता है पहला, विभवांतर तथा धारा का अनुपात, विभवांतर V तथा धारा I का अनुपात को विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, या जो, और दूसरा समझो, चालक में धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करने वाले को प्रतिरोध कहते हैं। जो जैसे देखो मैं आप लोगों को समझाता हूं, जैसे जो चालक होता है उसके बीच में जो ये अवरोध उत्पन्न करते हैं, धारा है, धारा बह रही है, उनके बीच में ऐसा जो अवरोध उत्पन्न करते हैं उसी को विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। चलो दूसरा समझो एग्जाम्पल के साथ। एक सड़क है, सड़क पर अगर ब्रेकर बना है तो ब्रेकर आप जब गाड़ी ले जाते हो तो अपने आप को धीरे करते हो, मतलब चाल को धीरे करते हो। ठीक है, तो यही जो अवरोध है यही विद्युत प्रतिरोध है, लेकिन मैं ये चालक में बता रहा हूं, ना कि सड़क पर। तो इसे हटाओ और समझो, चालक में जो अवरोध उत्पन्न होता है उसी को विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। विद्युत प्रतिरोध के मार्ग में जो अवरोध उत्पन्न करता है उसी को विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। यह विभवांतर तथा धारा का अनुपात ही विद्युत प्रतिरोध होता है। समझ गए? एक नहीं अनेक डिफिनेशन है, आप लोग समझ गए होंगे। देखो जो R होता है वो V/I के बराबर होता है, यही ओम का नियम भी है, लेकिन अगर आप लोग लास्ट तक देखोगे तो समझ जाओगे। तो यहाँ V/I है। ठीक है, तो वोल्ट प्रति एम्पियर। देखो स्टूडेंट, ये जो V होता है इसका मात्रक वोल्ट होता है और इसका मात्रक एम्पियर होता है, इसे ओम का नियम दिया गया। अब ओम का नियम देखेंगे इसी के आधार पर, लेकिन इससे पहले हम लोग समझ लेंगे विशिष्ट प्रतिरोध, तब हम लोग ओम का नियम देखेंगे। ठीक है, विशिष्ट प्रतिरोध के बाद ओम का नियम देखेंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखते रहिए, बहुत ही मजा आने वाला है इस वीडियो में। तो यहां आपको समझ में आया, पहला विद्युत प्रतिरोध, इसका मात्रक ओम होता है। ठीक है, अगला विशिष्ट प्रतिरोध समझ लो। विशिष्ट प्रतिरोध और भी इजी है, लेकिन उससे कम इजी है। देखो विशिष्ट प्रतिरोध जो होता है, यदि किसी चालक, एक चालक है, किसी चालक तार का प्रतिरोध उसकी लंबाई के अनुक्रमानुपाती। जो ये चालक तार है उसकी जो, मतलब चालक तार है, एक तार है, ठीक है, इसकी लंबाई के अनुक्रमानुपाती। चालक तार का प्रतिरोध यानी कि R उसकी लंबाई L के अनुक्रमानुपाती होता है तथा क्षेत्रफल की व्युत्क्रमानुपाती होता है। यहाँ सीधा सा मतलब है लंबाई के अनुक्रमानुपाती तथा क्षेत्रफल की व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या? एक प्रतिरोध है। ठीक है, प्रतिरोध। अब यहाँ आपको समझना क्या है कि प्रतिरोध में L लंबाई है और A क्षेत्रफल है, और A जो है प्रतिरोध के अनुक्रमानुपाती है, और A जो है R जो है R वो लंबाई के यानी कि L के अनुक्रमानुपाती है और क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती है यानी कि A के व्युत्क्रमानुपाती है। ठीक है, तो यहां समझ लो एक रेजिस्टेंस है, प्रतिरोध है R,
वो लंबाई के अनुक्रमानुपाती है। और ये भी अनुक्रमानुपाती का चिन्ह है, लेकिन अगर हम इसे अपान में लिख दें तो वो व्युत्क्रमानुपाती हो जाए। अगर हम इसी L को 1/L लिख दें तो ये व्युत्क्रमानुपाती हो जाता है। और अगर हम इसी A को ऐसा लिखें, R इसी A को ऐसे लिख दो तो ये अनुक्रमानुपाती हो जाएगा। ठीक है, इतना ही फंडा है अनुक्रमानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती में। तो यहाँ अनुक्रमानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती समझ में आ गया। तो R जो है वो L के अनुक्रमानुपाती और R जो है वो क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब यहाँ मेन क्या है कि ये अनुक्रमानुपाती, ये तो परिभाषा से ही हो गया कि यदि किसी चालक तार का प्रतिरोध जो है, प्रतिरोध R ये लंबाई L के अनुक्रमानुपाती है। क्या है? अनुक्रमानुपाती। और R जो है प्रतिरोध जो है वो क्षेत्रफल A की व्युत्क्रमानुपाती है। ये तो इसी डिफिनेशन से हो गया। अब आगे जो करना है वो आपको पता है, अनुक्रमानुपाती चिन्ह हटाना ही हटाना है। ठीक है, हटाना ही हटाना है। तो अगर हम अनुक्रमानुपाती चिन्ह को हटाएंगे तो ये R है, सॉरी स्टूडेंट R, तो यहाँ एक नियतांक आएगा। कौन सा नियतांक आएगा? उसे हम लोग कहते हैं रो। क्या कहते हैं? रो। और रो होगा रो L/A इक्वल, सॉरी स्टूडेंट, ठीक है, रो L/A। जब मैंने इस नियतांक को मैंने क्यों लगाया? क्योंकि अनुक्रमानुपाती चिन्ह को हटाया और एक नियतांक जुड़ गया। जहां ये जो रो है ना, ये क्या है? एक नियतांक है। ये रो बराबर एक नियतांक है। और इसी रो को हम लोग कहते हैं विशिष्ट प्रतिरोध। क्या कहते हैं? विशिष्ट प्रतिरोध। इसी रो को हम लोग विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। अब यहां से अगर हम लोग विशिष्ट प्रतिरोध ज्ञात करें तो यहां आप लोग क्या करोगे? इसको क्रॉस करा लो, RA हो जाएगा अपान L हो जाएगा, सॉरी RA अपान L हो जाएगा बराबर रो। ठीक है, इसको मैं इधर कर लेता हूं, रो बराबर RA अपान L हो जाएगा। ठीक है, ये होता है इसका मतलब रो बराबर विशिष्ट प्रतिरोध बराबर RA अपान L। अब इसकी अगर मैं किसकी बात करूं बताओ? हाँ सही बताया, मात्रक की बात की जाए तो R यानी कि प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम होता है। ठीक है, और इसका क्या होता है बताओ? क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर होता है। बहुत छोटे से रहेंगे तभी पड़े होंगे। लंबाई मीटर होता है, मीटर से मीटर कट गया, बचा क्या बचा बताओ? ओम मीटर, ये इसका मात्रक होता है। ठीक है, ओम मीटर किसका मात्रक होता है? विशिष्ट प्रतिरोध का। तो यहां से आपको विशिष्ट प्रतिरोध समझ में आ गए होंगे। अब हम लोग देखेंगे ओम का नियम, जिसका नाम है ओम का नियम। ये फिजिक्स का बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है। अगर ये नहीं जानते हो तो समझ लीजिए फिजिक्स में आप कुछ नहीं जानते हो। तो इसको आप लोगों को जानना जरूरी है। अगर आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये आप लोगों से बहुत सारे लोग पूछेंगे कुछ दिन बाद जब पेपर नजदीक आएगा। ठीक है, तो अगर आप नहीं जानोगे तो आप लोगों को ये वीडियो देखने के बाद आपको ओम का नियम बिल्कुल पक्का हो जाएगा, 101% आपको याद ही हो जाएगा। क्योंकि मैं आप लोगों को ऐसा बताने वाला हूं कि ओम का नियम और इनके जो सूत्र हैं और इनका जो मात्रक सब कुछ याद हो जाएगा। केवल वीडियो को लास्ट तक देखना है और केवल करना क्या है, वीडियो को 2000 लाइक तक पहुंचाना है। वीडियो को लाइक कीजिए 2000 लाइक तक। ठीक है, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इतना सारा मेहनत करता हूं। तो यहाँ देखो पहले ओम का नियम होता क्या है? देखो यहाँ देखो ओम है तो ओम का नियम समझो। यहाँ ओम का नियम मैं आप लोगों को बताता हूं। देखो पहले आप लोग समझ लो, फिर मैं आप लोगों को साथ में लिखकर उसके जो सूत्र उत्तर सबको समझा दूंगा। ठीक है, तो पहले ओम का नियम समझ लो होता क्या है। ठीक है, तो आपके सामने लिखा हुआ है, आप लोग एक बार पढ़ लो, फिर ना समझ में आए तो मैं आप लोगों को बताता हूं। ठीक है, पढ़ लो। देखो मैं बताता हूं, ओम के नियमानुसार, यानी कि ओम ने नियम दिया था उनके नियमानुसार, ओम ने जो नियम दिया था उनके नियम के अनुसार क्या है, जब किसी चालक में भौतिक अवस्थाएं, मतलब कोई आपका कंडक्टर है, चालक है, उसकी भौतिक अवस्था ताप दाब
जो वो चालक है उसकी भौतिक अवस्था की बात कर रही है, रासायनिक की नहीं। भौतिक अवस्था ताप दाब आदि समान रहे। मतलब अगर कोई चालक है और इनकी भौतिक अवस्थाएं जैसे ताप दाब, ठीक है, उनकी ये भौतिक अवस्थाएं हैं। ये क्या है? इनकी भौतिक अवस्थाएं हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो ये याद रखना, भौतिक अवस्था थोड़ा याद रखना। ठीक है, भौतिक अवस्था ताप दाब समान रहे, मतलब ना बदला जाए, समान रहे। तो किसी चालक में प्रवाहित तो होने वाली धारा, तो ये जो चालक है ना, इसकी जो ये चालक है, मतलब इसकी भौतिक अवस्था ताप दाब ये समान रहे, तो इस चालक में प्रवाहित होने वाली धारा, मतलब इसमें जो धारा प्रवाहित हो रही है, करंट, उनके सिरों पर, मतलब उनके जो, मतलब एक चालक है ऐसे, तो ऐसे चालक है तो इसमें प्रवाहित होने वाली धारा और इनके सिरों के बीच विभवांतर के समानुपाती होता है। क्या? कुछ नहीं है, एक बार ध्यान से पढ़ो। ठीक है, कह रहा है ओम के नियमानुसार जब किसी चालक, मतलब कोई चालक है, कंडक्टर है, कि भौतिक अवस्थाएं ताप दाब समान रहे, मतलब जो चालक है उसकी भौतिक अवस्था ताप दाब समान रहे, तो किसी चालक में प्रवाहित होने वाली धारा, आप कोई भी चालक ले सकते हो, ठीक है, तो उसमें प्रवाहित होने वाली धारा जो होगी, करंट, उसके सिरों के बीच विभवांतर के समानुपाती होगी। यहां कह क्या रहा है, मैं आप लोगों को पहले हिंदी में समझा देता हूं। देखो यहां कह रहा है कि जो विभवांतर होगा, क्या होगा? विभवांतर होगा वो समानुपाती होगा किसके? धारा के। यही तो कह रहा है। देखो यहां कह क्या रहा है कि चालक में प्रवाहित होने वाली धारा जो होगी उनके सिरों के बीच विभवांतर के समानुपाती होगी। जो ये विभवांतर, देखो धारा जो है विभवांतर के समानुपाती होगा, ये समानुपाती चिन्ह है। ठीक है स्टूडेंट, तो यहां जो विभवांतर होगा वो धारा के समानुपाती होगा। आई होप कि आपको ओम का नियम तो समझ में आ ही गया होगा कि ओम के नियम अनुसार जब किसी चालक में भौतिक अवस्थाएं ताप दाब आदि समान रहे, मतलब उसे ना बदला जाए, समान रहे, तो किसी चालक में प्रवाहित होने वाली धारा उनके सिरों के बीच, मतलब जो चालक है उसमें प्रवाहित होने वाली धारा और उनके सिरों के बीच विभवांतर के समानुपाती होता है। विभवांतर जो होता है वो अनुक्रमांकपाती या समानुपाती होता है धारा के। इसे आप लोग अनुक्रमांकपाती भी कह सकते हो। ठीक है, अब देखो यहां कह रहा है इस विभवांतर को किससे प्रदर्शित करते हैं, किससे डिनोट करते हैं? V से, और धारा को I से। ठीक है, विभवांतर को V से यहां अनुक्रमांकपाती चिन्ह है और धारा को I से। अब यहां आपको पता चला, यानी कि V जो है, जो विभवांतर है, समानुपाती है धारा के। ठीक है, आप समझो स्टूडेंट, यहां आगे जो आपको मेन पॉइंट समझना है, यहां जब हम लोग इस चीज को हटाएंगे, समानुपाती चिन्ह हटाएंगे, तो यहां एक स्थिरांक जुड़ेगा, एक नियतांक जुड़ेगा। वो क्या जुड़ेगा स्टूडेंट? जब हम इसको हटाते हैं तब हम लोग यहाँ बीच में बराबर लगाएंगे और ये हो जाएगा RI। आपका जो यहाँ स्टूडेंट ये है R क्या है? एक स्थिरांक है, नियतांक है। ठीक है, ये क्या है? स्थिरांक है। R क्या है? स्थिरांक है। इस स्थिरांक को चालक का प्रतिरोध कहते हैं और इसे जो है, इसे चालक का प्रतिरोध कहा जाता है। जो ये है, ये स्थिरांक, इसे चालक का प्रतिरोध कहा जाता है। ठीक है, प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, यदि चालक प्रतिरोध R हो तो, मतलब अगर ये आपको V बराबर RI पता चला, अब जब चालक प्रतिरोध R हो तो R बराबर क्या मिलेगा? R बराबर क्या मिलेगा? इस I को इधर ट्रांसफर कर दो, B/I मिलेगा। ठीक है स्टूडेंट, तो यहां से आप लोग यहां जो प्रतिरोध बराबर होगा B/I। ठीक है, V/I। ठीक है, यहां तक तो समझ में आया। अब प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ये जो प्रतिरोध होता है इसका मात्रक क्या होता है? देखो विभव का मात्रक तो आपको पता है, विभवांतर का मात्रक क्या होता है? देखो यहां आप लोग समझ लो, विभवांतर का मात्रक क्या होता है? विभवांतर वोल्ट। ठीक है, समझ में आया? वोल्ट। यहां अगर हमें इसका R का मात्रक ज्ञात करना है तो इन दोनों का मात्रक ज्ञात कर लो, R का मात्रक हो जाएगा। और धारा का मात्रक एम्पियर। अब वोल्ट प्रति एम्पियर ये इसका मात्रक होगा, लेकिन इसका हम लोग दूसरा नाम भी कहते हैं, जिसे इसका दूसरा नाम है जो कि ज्यादा प्रचलित है, उसे कहते हैं ओम। यानी कि R का मात्रक, इसका R का मात्रक क्या होगा? ओम होगा। क्या होगा? ओम। जिसे हम लोग देखो इनके एक चिन्ह है, ठीक है, उसे डिनोट करते हैं यहां, ये। ठीक है, ऐसे ओम बना दो। ठीक है, अब यहां आपको समझ में आया ओम का नियम क्या होता है, सब कुछ डिटेल में समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब समझो। अब बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि हम लोग इसके प्रतिरोध की परिभाषा कैसे, और V की यानी कि विभव की, विभवांतर की परिभाषा कैसे, और I की परिभाषा कैसे लिखें। देखो मैं आप लोगों को यहाँ, ये ओम का नियम हो गया। ठीक है, मैं आप लोगों को छोटा सा ट्रिक बताने वाला हूँ। जैसे R बराबर V/I। ठीक है,
ठीक है। तो अब आप लोगों को कहना क्या है, अगर आपको प्रतिरोध की परिभाषा बनाना है तो सीधा कह दो जो चालक में विभवांतर होता है और धारा का अनुपात प्रतिरोध के बराबर होता है। यानी कि धारा का, देखो यहाँ आपको कहना है जो विभवांतर तथा धारा का अनुपात प्रतिरोध के बराबर होता है, ये आपका प्रतिरोध का परिभाषा हो गया। अगर आपको ना पता हो तो ये कॉमनली आपको अगर 2 नंबर का हो तो या 1.5 या 1 नंबर दे सकता है, ठीक है। अब देखो आई बराबर क्या होता है, आई बराबर क्या होगा, B/R। तो यहाँ आप लोग कह सकते हो विभवांतर तथा प्रतिरोध का जो अनुपात होता है वो धारा के बराबर होता है, ठीक है। ऐसे आप लोग परिभाषा बना सकते हो। और V बराबर IR होता है। अब यहाँ कहना क्या है, यहाँ अनुपात मतलब भाग, अनुपात मतलब ये जो भाग दे रहे हो, और यहाँ गुणा है तो इसको गुणनफल कहेंगे। तो यहाँ कहो धारा तथा प्रतिरोध का गुणनफल जो होता है वो क्या कहलाता है, विभवांतर कहलाता है, ठीक है। मतलब ये आपको कॉमनली लिखना है, अगर याद हो तो आप लोग वो चीज लिखो जो आपको याद हो, लेकिन ये मैं आप लोगों को छोटा सा ट्रिक बताया हूँ, अगर ना याद हो तो ये आप लोग कह सकते हो, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट, ये था ओम का नियम, और ओम का नियम बहुत ही ज्यादा इजी है। अगर आप लोग ये पढ़ लोगे तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा। ओम का नियम आई होप कि आप लोगों को याद हो गया होगा। अगर ओम का नियम याद हो गया हो तो आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा है, क्योंकि ये सब बोर्ड एग्जाम में बहुत ज्यादा बार पूछे जाते हैं। तो ये था ओम का नियम, और इनका ये याद रखना V बराबर IR, बहुत सारे न्यूमेरिकल इस पर कराए जाएंगे, ठीक है, और आएगा भी बोर्ड एग्जामिनेशन में। तो ओम का नियम अगर पसंद आया हो, याद हो गया हो, तो वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए स्टूडेंट, दिल से अपना लाइक कर दीजिए। आई होप कि आप लोगों को ओम का नियम समझ में आ गया होगा, बहुत ही अच्छे से आ गया होगा, ठीक है। अगर आ गया हो तो बहुत ही अच्छा है, अगर ना आया हो तो वीडियो को आप लोग फिर से दोबारा पीछे करके देख सकते हो और समझ सकते हो, क्योंकि ओम का नियम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट, यहाँ हम लोग समझेंगे प्रतिरोधों का संयोजन। प्रतिरोधों का संयोजन का अर्थ है श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन। जो प्रतिरोध होते हैं उसे 2 प्रकार से संयोजित किया जा सकता है, एक तो श्रेणी क्रम संयोजन, एक समांतर क्रम संयोजन। जब आप लोग क्लास 12th में पहुंचोगे तो आपको बहुत सारे संयोजन पढ़ने हैं, प्रतिरोधों का संयोजन और सेलों का संयोजन और संधारित्रों का संयोजन, ऐसे आपको बहुत सारे संयोजन पढ़ने हैं। लेकिन हमें क्लास 10th में है तो यहाँ आपको केवल प्रतिरोध का संयोजन पढ़ना है। अब प्रतिरोध के संयोजन के अंतर्गत हमें 2 संयोजन पढ़ना है, एक तो श्रेणी क्रम और दूसरा समांतर क्रम। लेकिन उससे पहले हम लोग इसे समझ लेते हैं, फिर हम लोग न्यूमेरिकल्स को लगाते हैं अच्छे से, ठीक है। बहुत सारे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। इससे पहले एक छोटा सा टॉपिक देख लेते हैं। छोटा सा टॉपिक है, ध्यान से देखना। 1 किलोवाट घंटा में कितना जूल होता है, बताओ। नहीं पता रहेगा, क्योंकि ये जो है क्वेश्चन ना कई बार आ चुका है। तो आपको बताऊंगा, बहुत ही इजी है कि 1 किलोवाट घंटा है, इसमें कितने जूल होते हैं, ठीक है। 1 किलोवाट घंटा में कितना जूल होता है। देखो स्टूडेंट, एक छोटा सा क्वेश्चन है, ये आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार आया है। देखो इसका मैं अगर बताऊं ना कितना बार आया हुआ है, तो वो तो आप लोग देख सकते हो, आपके पास बुक है, लेकिन मैं आप लोगों को बता दूंगा कि कितना बार आया हुआ है। लेकिन इससे पहले मैं आप लोगों को पढ़ा देता हूँ 1 किलोवाट घंटा में कितना जूल होता है। ये आपके बोर्ड एग्जाम में 3 6 2 8 बार आया हुआ है। तो पहले समझो 1 किलोवाट घंटा लिखा हुआ है सीधा, तो इसको आप ऐसे कर लो, 1 किलोवाट, 1 किलोवाट घंटा इक्वल टू 1 किलोवाट लिखा हुआ है ना। देखो हाँ, 1 किलोवाट को आप अलग कर लो और घंटा को अलग कर लो। 1 किलोवाट को क्या कर लो, अलग कर लो। देखो मल्टीप्लाई में है, यहाँ आप लोग इससे घंटा को 1 घंटा को अलग कर लो। मतलब मैंने किया क्या है, 1 किलोवाट और 1 घंटा कर दिया है। जो ये देखो ध्यान से देखना। अगर ना समझ में आए तो आप लोग क्या कीजिए, वीडियो को डिसलाइक कर देना, लेकिन ध्यान से समझना, तभी समझ में आएगा। अगर ना देखोगे तो नहीं समझ में आने वाला। देखो मैंने इसको किया गया है कि 1 किलोवाट, इसमें 2 चीजें हैं। देखो 1 किलोवाट घंटा और 1 घंटा है, तो यहां से मैंने 1 किलोवाट को अलग कर लिया है और 1 घंटा को अलग कर लिया है। अब समझो मैंने लिखा है 1 किलोवाट। अब 1 किलो में कितने ग्राम होते हैं, 10 की घात 3। तो यहां आप लोग करो 1000 होते हैं, लेकिन इसको मैं 10 की घात 3 भी लिख सकता हूं, ठीक है, और वाट लिख लूं, ठीक है। यहां से 10 की घात 3 वाट हो गया। अब 1 घंटा में कितने सेकंड होते हैं, समझ में आया। 1 घंटा में कितने सेकंड होते हैं, अगर आप 60 का मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 3600 सेकंड। तो यहां आपको समझ में आना चाहिए 3600 सेकंड, ठीक है। अब देखो दूसरी बात, आपको निकालना क्या है। देखो यहां आपको 3600 सेकंड आ गया। अब निकालना है जूल में, और अभी आपको जूल नहीं मिला, वाट मिला, सेकंड मिला। तो आप यहां से एक बात समझो क्या, कि वाट जो होता है वो क्या होता है, जूल प्रति सेकंड के रूप में होता है, ठीक है।
1 घंटा, ठीक है, में 3600 सेकंड होते हैं। अब समझो यहाँ जो होता है, इसे पहले मैं क्या कर लेता हूँ, सब कुछ कर लेता हूँ मल्टीप्लाई, फिर बाद में जो बचेगा वहां से देखेंगे। देखो यहाँ भी हमें जूल लाना है, लेकिन देखो यहाँ 10 की घात 3 है, यहाँ 3600 है। अब यहाँ अगर मैं यहाँ पॉइंट लगा दूं तो इसके इधर कितने हैं, 1 2 3 शून्य इस पर भी आ गए और 3 शून्य भी हैं। 10 की घात 3, देखो मैं क्या कहना चाहता हूँ, इससे मैं 3.6 इंटू 10 की पावर 3 भी लिख सकता हूँ, और इसे 10 की पावर 3 लिख सकता हूँ। वाट और सेकंड है, वाट और सेकंड, ठीक है स्टूडेंट, वाट और सेकंड है। अभी आपको समझ में आ जाएगा, जूल आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ मैंने यहाँ 3 जोड़ लिया और 3.6 इंटू 10 की पावर 6 आ गया, और यहाँ वाट को मैं क्या लिख सकता हूँ, जूल प्रति सेकंड लिख सकता हूँ। कैसे लिख सकता हूँ स्टूडेंट, अभी मैंने आगे पढ़ाया है, क्या पढ़ाया था याद होगा, थोड़ा तो याद ही होगा आप लोगों को, ठीक है। यहाँ देखो जूल प्रति सेकंड, और यहाँ सेकंड है, ऊपर सेकंड है, और यहाँ सेकंड से सेकंड जाएगा कट, और बचेगा क्या बचेगा, 3.6 इंटू 10 की पावर 6, हाँ सही है, इंटू, और आपका जूल आएगा, जूल में लाना था, जूल आ गया, ठीक है। 1 किलोवाट घंटा में 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल होते हैं, ठीक है। यहाँ से तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर अभी भी दिक्कत हो तो कीजिएगा, वीडियो को थोड़ा पीछे कर लो, दोबारा देख लो, क्योंकि जब आप लोग वीडियो को पीछे करोगे तो दोबारा देख सकते हो। देखो इसमें यही आपको मतलब अच्छा लगेगा कि आप लोग क्या करोगे, नहीं समझ में आए वीडियो को पीछे कर लो। अगर आप कोचिंग पढ़ते हो तो ये नहीं होगा कि वीडियो को पीछे कर लो, कोई कोचिंग में वीडियो नहीं होते हैं। कोचिंग में आपको जो बता दिया सर नहीं समझ में आया, बैठ जाओ कि तो दोबारा पूछ लो। और इसमें ये क्या है, आपको ना समझ में आए वीडियो को थोड़ा पीछे कर लो, दोबारा देख लो, ठीक है, क्योंकि ये आप लोगों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अब आप लोग समझ गए होंगे, और इसमें आपको ओम का नियम भी तैयार हो गया होगा। अब हम लोग आगे देखेंगे क्या, प्रतिरोध का संयोजन। लेकिन इससे पहले हम आप लोगों को बहुत सारे टॉपिक क्लियर करा चुके हैं। अब देखो बहुत बड़ा वीडियो है, लेकिन आप लोगों को मैं थोड़ा सा रेस्ट ले लूं, ठीक है, मैं जाऊं कुछ खा पी के तब आता हूं। तो स्टूडेंट अगला हमारा टॉपिक है प्रतिरोध का संयोजन। प्रतिरोध का संयोजन 2 प्रकार से होता है। नंबर 1 श्रेणी क्रम संयोजन, नंबर 2 समांतर क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन में क्या होता है कि जो प्रतिरोध होते हैं, पहले हम लोग समझेंगे श्रेणी क्रम संयोजन। देखो स्टूडेंट परिभाषा मैंने नहीं लिखा है, मैं आप लोगों को बोल दूंगा कि श्रेणी क्रम संयोजन होता क्या है, आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। तो आप लोग पहले समझो श्रेणी क्रम संयोजन, फिर समांतर क्रम संयोजन। देखो श्रेणी क्रम संयोजन में क्या होते हैं, जो ये प्रतिरोध होते हैं इन्हें हम लोग श्रेणी में जोड़ते हैं। जैसे क्लास स्कूलों में लाइनें लगती हैं, ठीक है, जैसे लाइन ऐसे लगती है ना, ऐसे हम लोग ऐसे रेजिस्टेंस को जोड़ते हैं, जैसे R1 R2 R3, इसमें I धारा, इसमें I धारा, ठीक है, यहाँ एक्सल है V, ठीक है, यहाँ इसका V विभव है। अब देखो स्टूडेंट इसे हम लोग ऐसे श्रेणी में जोड़ेंगे, चित्र देख लो, R1 पर विभव V है, R2 पर विभव 2 है, और R3 पर V3 है, ठीक है। तो ये आपको समझना आना चाहिए। अब देखो ये चित्र है, ये धारा जा रही है प्लस से माइनस की ओर, ठीक है, ये धारा I है जो कि प्लस से माइनस की ओर जा रही है। अब समझो यहां मैं आप लोगों को बताता हूं श्रेणी क्रम संयोजन का, पहले आप लोग समझ लो। देखो जो श्रेणी क्रम संयोजन होते हैं, देखो प्रतिरोध का श्रेणी क्रम में संयोजन इस प्रकार से होता है कि प्रतिरोध को क्रमशः जोड़ा जाए, ठीक है। अर्थात देखो अब आप लोग यहां से लिखिए श्रेणी क्रम संयोजन का क्या डेफिनेशन, किसी एक प्रतिरोध का सिरा, जैसे ये कोई एक प्रतिरोध है, इसका सिरा, ठीक है, किसी एक प्रतिरोध का सिरा दूसरे प्रतिरोध के एक सिरे से, देखो मैं यहां समझाता हूं, पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा रहता है, ठीक है। ये जो होता है पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से, दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से, हर एक दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध या मतलब अगले प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ेंगे, और तीसरे प्रतिरोध का अंतिम सिरा बैटरी के ऋण प्लेट से जुड़ा होता है। अब यहां से आप लोग समझो श्रेणी क्रम संयोजन, आप लोग हेडिंग बनाओ और लिखो, उसमें क्या लिखो कि पहले प्रतिरोध का पहला सिरा बैटरी के धन प्लेट से तथा पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से, और दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से, और तीसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा बैटरी के ऋण प्लेट से जुड़ा रहता है। ये होता है श्रेणी क्रम संयोजन, ठीक है। श्रेणी क्रम संयोजन समझ में आया।
अब देखो, अब आप लोगों को मैं समझाऊंगा कि इसको हम लोग कैसे इसका सूत्र प्राप्त करते हैं। ठीक है, सूत्र आप लोग समझ जाओगे तो इसमें कुछ है नहीं है, आप लोग सब कुछ समझ जाओगे। देखो, माना प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर V1 V2 V3 है, तब ओम के नियम से यहां आप लोग एक चीज याद रखना, जो V होता है वो तुल्य प्रतिरोध V1 प्लस V2 प्लस V3 के बराबर होता है। अभी आगे मैं बताऊंगा, लेकिन ये ऑलरेडी समझे रहो। यहाँ V जो है वो तुल्य विभव है। तुल्य विभव जो होता है या विभवांतर जो होता है V1, जो यही V1 V2 V3 के बराबर होता है। अब आप लोगों ने आगे पढ़ा होगा ओम का नियम। अब ओम का नियम बराबर क्या होता है, V बराबर IR। ये तो हो गया सीधा V बराबर IR ओम का नियम। ठीक है, अब यहां अगर हम पहले विभव के लिए ओम का नियम लगाएं तो V1 विभव V1 कर लो, यही विभव V1, और I आपका धारा एक समान है। इसमें देखो धारा I ही सब में बह रही है, एक समान है। ठीक है, इसमें धारा विभाजित नहीं हो रही है। और यहाँ R1 कर लो, क्योंकि यहाँ प्रतिरोध एक है, यहाँ प्रतिरोध 1 2 3, तो R1 के साथ V1, R2 के साथ V2, R3 के साथ V3 होगा। ठीक है, अब यहाँ V2 के लिए देखो तो V2 के लिए I समान रहेगा और R2 हो जाएगा। V3 के लिए देखा जाए तो IR3 हो जाएगा। ये तीनों के लिए हो गए। ठीक है, यहाँ आपको तीनों के लिए हो गए। देखो, अगर ये मैं आप लोगों को थोड़ा शॉर्ट में बता रहा हूँ, समझ में आ जाएगा सब कुछ। ठीक है, तो यहाँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। देखो यहाँ ये आपको देखो, अगर यहाँ V जो होगा IR के बराबर होगा। अगर हम यहाँ V1 कर लें तो IR1 के बराबर हो जाएगा। अगर हम यहाँ V2 कर लें तो IR2 के बराबर हो जाएगा। अगर हम यहाँ V3 कर लें तो IR3 के बराबर हो जाएगा। और मैंने बताया है ना कि तुल्य प्रतिरोध जो होता है V, वो बराबर होता है V1 प्लस V2 प्लस V3 के, V1 प्लस V2 प्लस V3 के। अब यहाँ समझो, V जो होता है ना वो बराबर होता है, देखो V1, देखो V का मान V है, V का मान क्या है IR, तो यहाँ V जो होता है वो IR के बराबर होता है। सब ऊपर वाला लाके नीचे ठोक दो। देखो IR1 IR2 IR3 यही लिख दो, क्योंकि V जो होता है वो IR के बराबर होता है और V1 जो होता है वो IR2 के बराबर होता है, सॉरी IR1 के, प्लस V2 IR2 के बराबर होता है, IR2 के, और V3 IR3 के बराबर होता है, IR3 के। अब यहाँ करो क्या कि यहाँ I आपका है IR। ठीक है, ये सॉरी ब्रैकेट ना लगाओ, यहाँ I सब में है कॉमन, तो ये I कॉमन ले लो, R1 प्लस R2 प्लस R3। यहाँ ये से ये गया कट I से। ठीक है, और यहाँ बचा R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। ये होता है श्रेणी क्रम संयोजन। प्रतिरोधों को ऐसे जोड़ लो श्रेणी में तो आपको यही फार्मूला निकल के आएगा। तुल्य प्रतिरोध यानी कि R जो होता है वो बराबर होता है R1 प्लस R2 प्लस R3 के। ये जो होता है आपका तुल्य प्रतिरोध होता है। तो ये अगर आपसे कोई कहे श्रेणी क्रम संयोजन तो आपको ठीक यही लगाना है, श्रेणी क्रम संयोजन। ठीक है, श्रेणी क्रम संयोजन। ठीक है, ये हुआ आपका मतलब फार्मूला। अब देखो यहाँ एक न्यूमेरिकल है छोटा सा कि 4 ओम 8 ओम 12 ओम तथा 24 ओम का प्रतिरोध को श्रेणी क्रम तथा समांतर क्रम में जोड़िए। अभी मैंने बात किया है श्रेणी क्रम और समांतर क्रम की बात नहीं की है। अब आप लोग लगा क्या पाओगे, श्रेणी क्रम लगा पाओगे, समांतर क्रम नहीं लगा पाओगे। तो आइए हम लोग क्यों ना श्रेणी क्रम का देख लेते हैं, समांतर क्रम को अभी हम लोग जब लगा लेंगे तो देख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ मैं ये समझाना चाहता हूँ कि श्रेणी क्रम देखिए आप लोग लगा पाते हो या नहीं। आप लोग इस क्वेश्चन को लगाओ, फिर मैं लगाता हूँ, उसका आंसर मिलाओ, और अगर सही होता है तो आप लोग लगा लोगे हर एक क्वेश्चन को श्रेणी क्रम से रिलेटेड। अगर गलत होता है तो आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, मैं आप लोगों को अभी और भी क्वेश्चन लगवाने वाला हूँ, तो आप लोग थोड़ी सी भी चिंता ना कीजिए। तो चलिए लगाते हैं। ठीक है, देखो यहाँ जो है आपका ये R, ठीक है, यहाँ जो आपका फार्मूला है, यहाँ प्रतिरोध गिन लो कितना है 1 2 3 4। तो R बराबर आप लोग R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 कर लो, क्योंकि जितने प्रतिरोध हैं उतने बढ़ा लो R, क्योंकि यही है इसका नियम। ठीक है, 4 रेजिस्टेंस हैं तो 4 कर लो, और यहाँ ये जो है स्टूडेंट R1 है, ये R2 है, ये R3 है और ये R4 है, सबको रख दो यही।
आर जो होगा वो बराबर होगा 4 + 8 + 12 + 24 और आर बराबर जो आएगा अगर आप इसे ऐड करोगे तो कितना आएगा, चलो ऐड करते हैं। 4 8 12, 12 दूना 24 और 24 48, तो ये आपका 48 ओम आएगा श्रेणी क्रम संयोजन में। अब ये तो हुआ आपका श्रेणी क्रम संयोजन, क्या हुआ, ये तो हुआ आप लोगों का श्रेणी क्रम संयोजन, ये आया है श्रेणी क्रम संयोजन से। अब बात आती है समांतर क्रम की, तो आप लोगों को मैं समांतर क्रम का डेरिवेशन करा देता हूं, फिर आप लोग ऐसे ही समांतर क्रम का भी लगा लोगे। जितने बच्चों का सही आंसर हो कमेंट कर दो, ठीक है। समांतर क्रम संयोजन समझो, समांतर क्रम में जो प्रतिरोध होते हैं उसे समांतर में जोड़ा जाता है, मतलब समांतर क्रम में। जैसे एक दूसरे को ऊपर नीचे रखो तो वो समांतर हो जाती हैं, जैसे एक लकीर ये है और एक लकीर ये है तो एक दूसरे के समांतर हैं, ठीक है। तो यही समझो ये एक दूसरे के समांतर हैं और इसका मैं डिफिनीशन बताऊंगा, आप लोग नोट कर लेना, अब बहुत ईजी है। तो यहाँ जो R1 R2 R3 तीनों प्रतिरोध जो है समांतर क्रम में जुड़ी हुई हैं, ठीक है। आपको श्रेणी क्रम समझ में आ गया होगा तो समांतर क्रम भी समझ में आ जाएगा। तो यहाँ तीनों प्रतिरोध जुड़े हुए हैं। अब समझो यहाँ हमें इसमें धारा आई जाती है तो भाई मतलब सभी में साथ में तो बह नहीं पाएगी, कि सभी में यहाँ धारा आई जाए और यहाँ तक पहुँचेगी तो सभी में साथ कैसे बह पाएगी। अब समझो एक आदमी जा रहा है इस रास्ते से और यहाँ 3 रास्ते उसे मिल जाते हैं, तो एक आदमी सभी रास्ते पर थोड़ी नहीं जा पाएगा, वो 3 आदमी बन सकता है, मतलब 3 आदमी रहेंगे तभी इस रास्ते पर जा पाएंगे। तो यहाँ एक धारा नहीं जा पाएगी, यहाँ धारा बट जाएगी, I1 I2 I3 हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ धारा आपकी इतनी ही रहेगी। अब यहाँ धारा जब बट गई तो I1 I2 I3 होगी। तो अगर हम तुल्य धारा की बात करें I की तो वो होगा I1 + I2 + I3, क्योंकि तुल्य धारा क्या होता है, आपका I धारा है और तुल्य धारा ज्ञात करना हो तो सभी को जोड़ दो, आपका तुल्य धारा निकल आएगा, ठीक है। अब यहां समझो मैंने लिखा है, पहले आप लोग समझ लो इसका परिभाषा, ठीक है। देखो देखो सभी प्रतिरोध का पहला सिरा, ये पहला सिरा है ना सभी प्रतिरोध का, ये सभी प्रतिरोध का पहला सिरा किसी बिंदु ए से, यहां मैंने नाम दिया ए, तो बिंदु ए से, तथा सभी प्रतिरोध का दूसरा सिरा बिंदु बी से जुड़ा रहता है, यही होता है समांतर क्रम संयोजन। या फिर दूसरे तरीके से कहो, सभी प्रतिरोध का पहला सिरा किसी एक बिंदु पर तथा सभी प्रतिरोध का दूसरा सिरा किसी दूसरे बिंदु पर जुड़ा रहता है, इसी को हम लोग कहते हैं समांतर क्रम संयोजन। यहाँ आपका देखो स्टूडेंट, समांतर क्रम संयोजन में क्या है कि एक इजी टॉपिक है और इजी टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ आप लोग प्लस माइनस कर लो और यहाँ वी लगा लो, ठीक है। अब यहां से आपको इसका डिफिनीशन लिखना है, सभी प्रतिरोध का पहला सिरा किसी एक बिंदु पर तथा दूसरा सभी प्रतिरोधों का दूसरा सिरा किसी दूसरे बिंदु पर जुड़ा रहता है, ठीक है। अब यहाँ हम लोग समझेंगे, ये डिफिनीशन समझ में आ गया होगा। अब हम लोग समझेंगे और इसका डेरिवेशन कैसे हम लोग इसे डेरिवेट करें, इसका फार्मूला क्या आएगा, क्योंकि इस क्वेश्चन को लगाने के लिए हमें इसका फार्मूला जरूर चाहिए। तो आप लोग ध्यान से देखते रहिए, सब कुछ समझ में आने वाला है। तो देखो यहाँ है माना 3 प्रतिरोध R1 R2 R3 समांतर क्रम में है, ठीक है, चित्र से समझिए, जुड़े हों तथा प्रत्येक परिपथ में धारा I1 I2 I3 है तथा परिपथ ओम के नियम से, ओम का नियम आपने क्या पढ़ा, धारा I को आना है बाहर, तो धारा I के अनुसार आपने क्या पढ़ा, I बराबर V/R और V बराबर IR, ठीक है। धारा I बराबर क्या पढ़ा, V/R, ठीक है। अब यहाँ समझो स्टूडेंट, यहाँ आपने ओम का नियम पढ़ा। अब देखो यहाँ आप लोग लगो पहले प्रतिरोध में धारा या पहले प्रतिरोध के लिए धारा, पहले प्रतिरोध के लिए धारा, ठीक है। पहले प्रतिरोध के लिए धारा की अगर बात किया जाए तो यहाँ आप लोग करोगे क्या, कुछ नहीं करना है, I1 को I1 कर लो और बराबर V आपका विभव बराबर है सब में R1 कर लो, क्योंकि आप लोग यही दो फंडा है कि आपको आज जो श्रेणी क्रम होता है उसमें विभव बढ़ता है V1 V2 V3, लेकिन समांतर क्रम में क्या बढ़ता है, धारा बढ़ता है I1 I2 I3, ठीक है। और इसमें क्या बढ़ता है, विभव। इतना ही आपको क्लियर रखना है। तुल्य प्रतिरोध अगर आपको श्रेणी क्रम में लगाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, वहां
वहां आपको लगाना है, देखो अगर श्रेणी क्रम की बात की जाए तो वहां V जो होता है वहां तुल्य विभव लगाना पड़ता है, V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। लेकिन अगर हम लोग समांतर क्रम की बात करें तो उसमें हमें धारा लगाना पड़ता है, तुल्य धारा, I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3। तो यहाँ आपका आया पहले प्रतिरोध के लिए, ठीक है। अगर हम दूसरे प्रतिरोध के लिए बात करें, दूसरे प्रतिरोध के लिए धारा, ठीक है। देखो स्टूडेंट कुछ है नहीं, अगर आप लोग ध्यान से समझोगे यही करना है कि अगर दूसरे प्रतिरोध कहीं भी दूसरा प्रतिरोध का है तो यहाँ I2 कर लो और V/R2 कर लो, ठीक है। ऐसे हम लोग तीसरे प्रतिरोध के लिए ज्ञात करेंगे, तीसरे प्रतिरोध के लिए धारा, देखो I3 बराबर V/R3, ठीक है, V/R3। और मैंने आप लोगों को क्या बताया था, VGST इसके आगे एक पॉइंट में तुल्य धारा, तुल्य धारा बराबर क्या होता है बताओ, याद होगा, तुल्य धारा I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3। बूंदी रख दो स्टूडेंट वरना जानते हो। देखो अब यहां क्या करो कि I बराबर क्या होता है V/R, और अगर 1 लगा है तो V1, B आपका विभव समान है R1 प्लस V/R2 प्लस V/R3 यहाँ, ठीक है। अब यहाँ देखो, यहाँ मैं V को समय का मिल ले सकता हूँ, यहाँ इस चीज को यहाँ समझ सकते हो, यहाँ V/R है, V/R कर लिया, बराबर यहाँ सब में V कॉमन है तो V कॉमन ले लो, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। यहाँ V से V कर दो कट और बचे गया क्या, 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। यहाँ अगर समांतर क्रम की बात की जाए तो यही आपका है फार्मूला, 1/R जो होता है बराबर होता है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये इसका फार्मूला आपने क्या प्राप्त किया कि 1/R जो होता है वो बराबर होता है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। इसी चीज को मैंने यहाँ लिखा है अच्छे से, ठीक है, ये इसका फार्मूला होता है, ठीक है स्टूडेंट। बस आई न्यूमेरिकल पर जो मैं लगा रहा था, तो यहां मैंने लगाया था तुल्य प्रतिरोध हो भी श्रेणी क्रम में। अब हमें समांतर क्रम लगाओ, समांतर क्रम। अब स्टूडेंट समांतर क्रम में क्या करना है, बस वही करना है जो आप लोग सोच रहे हो, यही सूत्र लगाना है। 1/R जो होता है वो बराबर होता है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1 यहाँ 4 हैं तो प्लस 1/R3 प्लस 1/R4। सभी का मान रख लो, देखो 1/R लिख लो। अब देखो ये जो है ना, इन सब का मान रख लो, 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/12 प्लस 1/24। अगर आप इसका एलसीएम ले लो तो कितना आएगा, इसका एलसीएम कितना आएगा, चलो बताओ। अरे भाई एलसीएम तो निकाल ही सकते हो आप लोग, चलो इसका एलसीएम जो आएगा वो आएगा 24। कितना आएगा, क्योंकि जो बड़ा है वही आएगा 24। अब यहाँ 6 6 चौके 24, तो ये आपका ऊपर क्या आएगा 6। देखो स्टूडेंट बस यही है कि इसका और इसका गुणा कर लो 24 के बराबर हो। अब यहाँ जो मैं लिखूं, यहाँ इसका गुणा कर लो उसके बराबर हो 3, 8 त्रिक 24, 2 12 दूना 24, 24 सकंडम 24 बराबर 1/R। अब यहाँ समझो 1/R बराबर, इससे जब आप लोग जोड़ोगे ना तो कितना आएगा, जोड़ लो। देखो 6 3 9 2 11 1 12, 12/24 काट दो 1/2। लेकिन ये लिखा क्या है स्टूडेंट, 1/R बराबर 1/2। अगर हम दोनों को पलट दें तो R बराबर 2 ओम आएगा, 2 ओम। तो यहाँ अगर तुल्य प्रतिरोध की बात की जाए तो समांतर क्रम में 2 ओम आएगा और श्रेणी क्रम में 48 ओम आएगा। तो अगर यहाँ आपसे एक प्रकार से और क्वेश्चन पूछ सकता है कि इसी इतना प्रतिरोध है, 4 ओम 8 ओम 12 ओम तथा 24 ओम प्रतिरोध को
संयोजित किया जाए, फिर ए देगा अधिकतम प्रतिरोध और दूसरा न्यूनतम प्रतिरोध प्राप्त कीजिए। तो अधिकतम प्रतिरोध के लिए आपको श्रेणी क्रम ठोकना है, अगर न्यूनतम प्रतिरोध बोले तो आपको समांतर क्रम लगाना है। ठीक है, न्यूनतम ये समझो कि श्रेणी क्रम की अपेक्षा समांतर क्रम का मान कम आता है। ठीक है, तो यहां आपको ये तो न्यूमेरिकल समझ में आ गए होंगे। अब हम लोग और न्यूमेरिकल देखेंगे। स्टूडेंट, इसमें आपको तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। ये एक सर्किट है। अब सर्किट में आपको तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है, जो कि श्रेणी और समांतर को मिलाकर ज्ञात करो। स्टूडेंट, बहुत ही ज्यादा इजी है। अगर एक बार आप लोग थोड़ा सा माइंड लगा लो तो आपको सब कुछ पता चल जाएगा और आप लोग कहोगे हाँ सर बिल्कुल समझ में आ गया। देखो, कुछ नहीं करना है। जो यहाँ आपका 2 ओम है, 3 ओम है और 4 ओम है, श्रेणी क्रम में है, मतलब ये लाइन से जुड़ी हुई हैं। ऐसे अगर और भी प्रतिरोध होता तो ऐसे लाइन से जुड़ी होती तो वो श्रेणी क्रम होता। ठीक है, तो यहाँ लिख लो 2 ओम, 3 ओम तथा 4 ओम श्रेणी क्रम में है। बहुत सारे बच्चे पहले ही आंसर लिख दिए होंगे श्रेणी क्रम में है। ठीक है, लेकिन अच्छा है आप लोग मिलाते रहिए अपने आप को। देखिए कि मैं कितना जानता हूँ, आप लोग अपने आप को देखिए। R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, ये आपको फार्मूला मैंने पढ़ाया था। तो यहाँ R जो होगा वो R1 क्या है, ये आपका R1 है, ये R2 है, ये R3 है। तो यहाँ R1 2 है प्लस R2 2 है, 3 है प्लस ये 4 है और 5 4 9 हो जाएगा ओम। लेकिन अभी हमें तुल्य प्रतिरोध नहीं मिला है, अभी तो हमारा बाकी है। देखो ये आपका आया श्रेणी क्रम में। अब ये अगर ये निकाले श्रेणी क्रम में तो ये यहीं कहीं आएगा क्योंकि बीच में, तो ये और ये हो जाते हैं समांतर क्रम में। जो आपने निकाला है देखो 9 ओम जो आपने निकाला है तथा जो ऊपर लगा हुआ है ये 9 ओम। ठीक है, ये दोनों समांतर क्रम में 9 ओम तथा 9 ओम समांतर क्रम में होगा। ठीक है, तो यहाँ अगर हम 1/R की बात करें और 2 ही प्रतिरोध हैं तो 1/R1 प्लस 1/R2। तो यहाँ 2 ही प्रतिरोध हैं तो 1/R, यहाँ 1/9 प्लस 1/9 और यहाँ हो जाएगा 1/R बराबर हर बराबर है तो 9/112। यहाँ काटोगे तो 1/4.5 और दोनों को पलट लो तो R बराबर 4.5 ओम। इजी है ना, कुछ नहीं है, इजी लग रहा होगा। ठीक है, तो इजी तो आपको लग ही रहा होगा क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इजी है। यहाँ से आपको ये समझ में आ गए। ठीक है, यहाँ से आपको समझ में आ गए होंगे कि आपका ओम यानी कि दोनों निकल गए। अब यही आपका तुल्य प्रतिरोध हो गया क्या, ये जो मैंने निकाला है ये चीज़ 4.5 तुल्य प्रतिरोध हो गया क्योंकि सब कुछ का निकल गया ना, सब प्रतिरोध आ गए ना, तो वो आपका तुल्य प्रतिरोध हो जाएगा। ठीक है, अब आगे हम लोग देखेंगे और भी न्यूमेरिकल देख लेते हैं। ठीक है, ताकि आप लोगों का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर है। ठीक है, तो चलो एक सर्किट का क्वेश्चन और देख लेते हैं। देखो मैं आप लोगों के सामने एक सर्किट बनाता हूं, सर्किट भी बनाना सीख लो ताकि किसी बच्चे को न्यूमेरिकल दो तो समझ जाओ। जैसे मैंने यहां लगाया एक 10 वोल्ट का, यानी कि यहां विभो मैंने लगाया 10 वोल्ट। कितना लगाया 10 वोल्ट का। ठीक, 10 वोल्ट का मैंने लगाया और यहां एक प्रतिरोध लगा दिया है 2 ओम का। कितना 2 ओम का मैंने एक प्रतिरोध लगा दिया। इसमें धारा आ रही है आई। ठीक है, और यहां मैंने एक डिजाइन बनाया क्या, जो कि आपको फंसाने के लिए। देखो यहाँ आपको ऐसे ही आपके बोर्ड एग्जाम में फंसाने के लिए देगा और बहुत सारे बच्चे भ्रमित हो ही जाते हैं। यहाँ 4 ओम दे दिया और यहाँ भी 4 ही ओम दे दिया। ठीक है, और इसे जोड़ लो। ठीक है, और इसे भी लाओ यहाँ जोड़ लो। ये एक सर्किट है, इसमें आप क्या क्या ज्ञात करो। नंबर 1, परिपथ में क्या ज्ञात करो,
तुल्य प्रतिरोध, नंबर 1 तुल्य प्रतिरोध। और जब आप तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कर लो तो इसमें आपको धारा भी ज्ञात करनी है, दो चीजें, ठीक है। तो पहले हम लोग तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करेंगे। तो इसके लिए आपको जानना जरूरी है कि इसमें प्रतिरोध कैसे लगे हुए हैं, श्रेणी क्रम में लगे हुए हैं या समांतर क्रम में लगे हुए हैं। तो देखो यहाँ ये दो प्रतिरोध है ना, ये दोनों श्रेणी समांतर क्रम में लगे हुए हैं, एक दूसरे के समांतर है, ऊपर नीचे है। तो ये समांतर क्रम में है, तो यहाँ लिख लो 4 ओम तथा 4 ओम तथा 4 ओम, सही है, 4 ओम तथा 4 ओम का प्रतिरोध समांतर क्रम में लगे हैं, समांतर क्रम में लगा है, ठीक, समांतर क्रम में लगा हुआ है। अगर ये समांतर क्रम में है तो ये फार्मूला क्या होगा, 1/r बराबर, दो ही प्रतिरोध हैं तो 1/r प्लस 1/r1 प्लस 1/r2 होगा। अब यहाँ आप लोग मान रख लो 1/r बराबर 1/4 प्लस 1/4, ठीक है। अगर 1/4 आया तो 1/r बराबर 2/4, 1/2 आया, दोनों को पलट लो, r बराबर 2 आएगा। अभी तुल्य प्रतिरोध नहीं आया स्टूडेंट, अभी तो हमें केवल समांतर क्रम में मिला है। अब अगर ये आ गया तो ये अगर इन दोनों को निकालोगे तो यही बीच में कहीं आएगा इसका प्रतिरोध, इन दोनों के। तो अगर ये बीच में आएगा तो ऐसे श्रेणी में जुड़े हैं दोनों लोग, 2 ओम और ये जो 2 ओम आया है, तो अब यहाँ 2 ओम तथा 2 ओम श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में जुड़ा है। तो यहाँ अगर R जो होता है वो R1 प्लस R2 के बराबर होता है, तो यहाँ R जो होगा 2 ओम प्लस 2 ओम बराबर 4 ओम हो जाएगा। तो तुल्य प्रतिरोध की अगर बात किया जाए तो यही 4 ओम आएगा। तुल्य प्रतिरोध कितना आएगा, 4 ओम आएगा। अगर यहाँ बात की जाए तुल्य प्रतिरोध की तो वो आएगा 4 ओम, ठीक है। अब आगे समझो, इसके बाद हम लोग इस लेसन को समाप्त करते हैं, ठीक है। यहाँ अब आप लोगों ने पढ़ा था क्या, V बराबर IR, और हमें धारा ज्ञात करना है तो I बराबर V/R। V आपका यहाँ लगा हुआ था सर्किट में 10, और हम लोगों ने तुल्य प्रतिरोध कितना ज्ञात किया, 4। तो ये काटोगे तो I बराबर कितना आएगा, 2.5 एम्पियर। तो स्टूडेंट ये था हमारा आज का वीडियो। मैंने कुछ न्यूमेरिकल्स भी लगाए हैं, पूरा थ्योरी समाप्त किया। तब स्टूडेंट देखो, अब आपके जो न्यूमेरिकल फंस रहे हो कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कर दो, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो। अगर चैनल पर नहीं आए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। और हाँ, आप लोग प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को 5000 लाइक तक पहुंचाओ। अगर हाँ इस वीडियो को शेयर नहीं किया हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना स्टूडेंट, क्योंकि उन्हें भी जानना जरूरी है, ये लेसन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो स्टूडेंट फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।